नमस्कार। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में ये बताया था कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, और कांग्रेस की राजमाता भी उन्हें कह सकते हैं आज के दौर में, सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है द हिंदू अखबार में। और उस लेख में उन्होंने जो निकोबार में, अंडमान निकोबार के पास जो एक बड़ा पोर्ट मोदी सरकार बना रही है, जिस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है, अरबों खरबों रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, उसकी उन्होंने कथित तौर पर आलोचना की थी। और उनका कहना था कि वहाँ पर पर्यावरण की समस्या होगी, ये होगी, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उन पर संकट आ जाएगा। जिन जनजातियों के संकट की वो बात कर रहे थे, उनकी आबादी वहाँ 500-700 कुल है मिला करके, और वो चाहती थी कि उन 500-700 लोगों की वजह से वहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट ना चलाया जाए और भारत एक ऐसा प्रोजेक्ट ना बना सके जो इधर पूरे के पूरे क्षेत्र में, हिंद महासागर में और बाकी जो अरब सागर है, इधर से गुजरने वाले जो जितने भी शिप हैं उनके लिए वहाँ रुकने का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म ना बन सके, और भारत सिंगापुर या फिर कोलंबो, श्रीलंका के जो पोर्ट्स हैं उन पर ही भारत निर्भर बना रहे। और उसका उन्होंने बड़ा आलोचना की थी, ये है फलाना वो है। ये कुछ उसी तरह का एजेंडा है जैसे कि कम्युनिस्ट एजेंडा चलाया करते हैं। जहां भी कोई बड़ा डेवलपमेंट का काम हो रहा हो उसका विरोध करने लगो। आपको याद होगा, बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर डैम परियोजना, कृषि कानून, इन सब के खिलाफ जो भी बड़े काम होते हैं देश में, बड़े क्रांतिकारी जिनका प्रभाव बरसों तक और सदियों तक रहने वाला है, उनका विरोध ये सारे के सारे वामपंथी करते हैं। ऐसा ही हो रहा है इस देश में। और सोनिया गांधी ने वो आर्टिकल लिखा था। सोनिया गांधी ने कल यानी कि 25 नवंबर को द हिंदू में फिर एक लेख लिखा है। जो लेख लिखा है उसका शीर्षक है इंडियाज म्यूटेड वॉइस, इट्स डिटैचमेंट विद पैलेस्टाइन। इसका अगर हिंदी में सार कहूं तो इसका मतलब यह है कि भारत की खामोशी, फिलिस्तीन से उसका अलगाव। उनका यह कहना है इस लेख में कि भारत सरकार ने फिलिस्तीन को लेकर के एक तरफा रवैया अपनाया है, और उनका सीधा सा यह आरोप है इस लेख के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझने के बजाय, उसका मानवीय समझने के बजाय, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं जो इजराइल के, उनके साथ अपनी दोस्ती पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और वो दोस्ती को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। और भारत एक तरफा इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आता है, जबकि फिलिस्तीन में इजराइल ने जो जेनोसाइड किए हैं उसका कोई भी रिफ्लेक्शन नरेंद्र मोदी की नीति पर नजर नहीं आता। और ये जो भारत की खामोशी है फिलिस्तीन के मुद्दे पर, ये बड़ी गलत है। उन्होंने इस अपने लेख में कई तर्क दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि भारत को न्याय, पहचान, गरिमा और मानवाधिकारों की लड़ाई के रूप में इस मामले को देखना चाहिए और इस मामले में आगे आकर अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस लेख के माध्यम से उन्होंने कुछ भारत सरकार की पुरानी नीतियों को भी उल्लेखित किया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत की पुरानी नीतियां क्या रही हैं। आप सब जानते हैं कि यह मुद्दा बहुत पुराना है, भारत पाकिस्तान से भी पुरानी लड़ाई है ये। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सब लोगों ने एक तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन किया था। और इजराइल की जो आजादी है 1950 तक, तो उसकी आजादी को ही इन लोगों ने मान्यता नहीं दी थी। तो सोनिया गांधी चाहती हैं कि जिस रास्ते पर कांग्रेस की पूर्व सरकारें चली हैं, मोदी सरकार भी उसी रास्ते पर चलती रहे। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और बातों का उल्लेख भी किया गया है। मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी भारत ने फिलिस्तीनी एकजुटता पर विशेष जोर दिया था। भारत 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब राज्य, पहला गैर अरब स्टेट बना था। इसके बाद भारत ने 18 नवंबर 1988 को फिलिस्तीन 1988, बहुत से लोग कहते हैं कि आप हिंदी में बोलते हैं तो इन शब्दों को इंग्लिश में बोला करें। 18 नवंबर 1988 को फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से भारत ने मान्यता दी थी, जो ऐसा करने वाला पहला देश था। इस अवधि में
भारत ने इजराइल के साथ संबंध बनाए रखते हुए एक दोहरी नीति, जिसे कहते हैं कि ड्यूअल ट्रैक पॉलिसी, वो अपनाई थी, जिसमें 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद के दौरान सैन्य सहायता भी शामिल थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की जो सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में, उसने इजराइल के साथ पूर्ण रूप से जुड़ने से परहेज किया था। फिलिस्तीन के साथ ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखा था, जैसा कि 2009 में गाजा पर इजराइल के हमलों की निंदा करने वाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट को समर्थन करके उस समय की सरकार ने किया था। देखिए, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में इजराइल को लिया है। पहले होता क्या था कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इजराइल जा रहा है तो वो फिलिस्तीन भी जरूर जाता था। ये परंपरा बन गई थी इंदिरा गांधी के समय भी और उससे पहले भी, कि अगर हमारा कोई भी बड़ा विदेश मंत्री कोई भी अगर इजराइल जाएगा, किसी भी काम से, सरकारी काम से भी जाएगा, कहीं फीता भी काटने जाएगा, तो फिर फिलिस्तीन का चक्कर लगा के आएगा, बैलेंस दिखाने के लिए कि ना हम इजराइल की तरफ हैं ना हम इधर हैं, हम गुटनिरपेक्ष हैं और तटस्थ हैं। सोनिया गांधी ये कहती हैं कि भारत को एक तरफा फिलिस्तीन के साथ हो जाना चाहिए और इजराइल की आलोचना करनी चाहिए। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट का जो पिछला सेशन हुआ था उसमें उनकी बेटी और वायनाड से सांसद प्रियंका वाड्रा कंधे पर एक बैग डाल करके आई थी, जिस पर फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाने का आह्वान किया गया था। आप समझिए जरा गांधी परिवार की मंशा। गांधी परिवार नहीं चाहता कि इस देश में हिंदुओं के लिए या हिंदुओं की भावनाओं के अनुसार कोई काम किया जाए। उनकी एक ही रणनीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की। प्रियंका वाड्रा की अगर मैं बात करूं तो वो उस सीट से लोकसभा की सांसद हैं जहां 4.5 लाख से अधिक मुसलमान आबादी है। मुसलमानों के वोट के दम पर ही प्रियंका वाड्रा पहली बार लोकसभा की सांसद बनी है। तो वो उनका तो अपना एक एजेंडा है कि हमें मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए झोला टांग करके आना ही पड़ेगा। लेकिन सोनिया गांधी एक तरफा इस मुद्दे पर निकल पड़ी हैं कि उन्हें मोदी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनाना है, एक एजेंडा चलाना है और उस एजेंडे के लिए उन्हें किसी भी हद तक गिरना पड़े। पहला आर्टिकल जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, निकोबार वाला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में, और फिर ये दूसरा आर्टिकल आया है। और आपको क्या लगता नहीं कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, पूरा वामपंथियों का प्रोजेक्ट था। योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने उनको ये प्लानिंग बना करके दी थी। इसके बावजूद भी लोगों लगा ये था, योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने, प्रशांत भूषण, इन सब लोगों ने राहुल गांधी को समझाया ये था कि आप जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे वहां पर कांग्रेस की लहर आ जाएगी। लेकिन कर्नाटक के अलावा कांग्रेस कहीं नहीं जीती। कर्नाटक में भी इसलिए जीत गई कि वहां पर जो मुंबई की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी बड़ी खराब, और येदियुरप्पा को बीजेपी ने किनारे कर दिया था। वरना मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल तो भारत जोड़ो यात्रा पर सारा पैसा ही खर्च कर रहे थे, वहां पर भी सरकारें कांग्रेस की नहीं आई। तो राहुल गांधी का ये एजेंडा भी फेल हो गया। दूसरे, गांधी परिवार को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं मोदी से, कि यार ये जो इतने बड़े बड़े काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये हमने क्यों नहीं किए, हमारे समय में क्यों नहीं हुए। नई पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी ने बनाई, हमारे तो दिमाग में ही नहीं आया कि नई भी पार्लियामेंट होनी चाहिए। और आप यकीन मानिए, आप भी बताइए, कमेंट लिख करके बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या नई पार्लियामेंट हमें मिलती। हम उसी अंग्रेजों की बनाई हुई पार्लियामेंट में ही अपना काम आज भी कर रहे होते। थैंक्स टू नरेंद्र मोदी कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आए। और क्या नहीं किया गया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसमें सारे मंत्रालयों को एकीकृत करने की योजना बनाई गई है, कर्तव्य भवन वगैरह, वो सारे मंत्रालय बन भी चुके हैं, नई बिल्डिंगों में ट्रांसफर भी हो चुके हैं। एक कृषि भवन में अभी तक बैठ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, बाकी सारे मंत्रालय ट्रांसफर हो चुके हैं कर्तव्य भवन की अलग अलग फ्लोर्स पर। एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री मोदी ने बनाई है, यह भी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको भी रोकने की कोशिश की गई थी, कई लोगों से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दिलवाई गई थी कि साहब कोविड का दौर चल रहा है, कोविड के दौर में इसका निर्माण कैसे हो रहा है। सरकार को कोर्ट में जाकर इसके लिए मुकदमे लड़ने पड़े थे और बाद में
कोर्ट ने ही ये कह दिया था उन मुकदमे और इन याचिकाओं को डालने वालों को कि भाई तुम देश के इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हो। उन पर जुर्माने लगाए थे कोर्ट ने कि आप देश में अच्छा काम हो रहा है उसे रोकना चाहते हो। तो सोनिया गांधी ये जो लेख लिख ले रही हैं वो एक उनकी उस रणनीति का हिस्सा है कि वो राहुल गांधी की तरह सड़कों पर नहीं उतर सकती, अपनी बेटी की तरह वो एक्टिवली फंक्शन में, धरने प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकती। लेकिन सोनिया गांधी को ये जो पट्टी पढ़ाई गई है वो द हिंदू ग्रुप के द्वारा ही पढ़ाई गई है। जानते हैं आप द हिंदू ग्रुप के एन राम वगैरह ये सब लोग जो इससे जुड़े रहे हैं, और इसका जो पूरा बैकग्राउंड है द हिंदू ग्रुप की, वो सारी की सारी कम्युनिस्टों की है। और कम्युनिस्ट ही इस तरह के लेख लिखवाते हुए हमेशा से नजर आते हैं, चाहे वो अरुंधति राय लिखें, चाहे वो योगेंद्र यादव लिखें, चाहे वो मेघा पाटकर लिखें, चाहे वो प्रशांत भूषण लिखें, सब एक ही रास्ते पर चलते हैं। मैंने एक पत्रकार से पूछा कि यार मोदी जी का जब लेख कोई छपता है, हिंदी अंग्रेजी सारे अखबारों में एक साथ छपता है, सोनिया गांधी का केवल द हिंदू में क्यों छप रहा है? इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर इन्हें भी दिया जाता तो क्या वो छापने से मना करते? तो उन पत्रकार महोदय ने हंसते हुए कहा कि हर्ष भाई आप कैसी बात करते हो, जब द हिंदू के एडिटोरियल पैनल से जुड़े हुए लोग ही वो लेख लिखेंगे, दूसरा अखबार उसको क्यों स्वीकार करेगा? इससे ज्यादा खुलासा मैं और कुछ नहीं कर सकता। बस सोनिया गांधी अब ऐसी जगह पर आ गई हैं, ऐसी स्थिति पर आ गई हैं कि वो मीडिया के माध्यम से, आज तक कभी इंटरव्यू तो दिया नहीं इन्होंने किसी भी चैनल को। नरेंद्र मोदी के तो सैकड़ों इंटरव्यू मिल जाएंगे आपको। सोनिया गांधी का अगर कोई इंटरव्यू आपने आज तक देखा हो, जब वो यूपीए की चेयरपर्सन रही, सरकार रही केंद्र में, उस समय अगर कोई देखा हो तो मुझे बता दीजिए। और सोनिया गांधी अब आने वाले समय में यकीन मानिए कुछ और मुद्दों पर भी इसी प्रकार के लेख लिखने वाली हैं, बल्कि वो क्या लिखने वाली हैं, द हिंदू वाले ही लिखने वाले हैं। और यकीन मानिए कि ये द हिंदू में ही छपते हुए आपको मिलेंगे। बाकी आप सब समझ जाइए कि खेल क्या चल रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे लाइव आने का, हमारे नए वीडियो का, इवन मेरी कम्युनिटी पोस्ट का भी आपको पता नहीं चलेगा। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।